बहुत अच्छी एक्टिविटी जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और सभी के लिए एकेडमी की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आज इस सितंबर मंथ के लिए आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ। आज के हमारे जो वक्ता है वो डॉक्टर हेमेंत कलिता है। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं सभी जो हमारे गुरुजन यहाँ पे मौजूद है और सभी मेरे सहकारी यहाँ पे जो मौजूद है, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत में मैं गणेश सर से प्रार्थना करती हूँ कि धन्वंतरि स्तवन से हम इस सीरीज यस की मैम, थोड़ा शुरुआत करेंगे। फेसबुक लाइव की सेटिंग कर लेता हूँ। अभी शुरू नहीं किया था अच्छे। ओके। हाँ। ओके। ओके। तब तक मैं यहाँ पे सभी जो मेरे गुरुजन हैं सभी से सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों से मैं खुद से मिली हूँ। बहुत सारे लोगों का नाम सुना है वर्चुअली। अभी इस लेक्चर सीरीज में बहुत लोगों से मिली हूँ। सभी से जिस 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 प्लेटफॉर्म पे मैंने सभी से बात की है या मिली हूँ, सभी से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। यस मैम, शुरू करें। यस। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौळिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। यस मैम, चलो। सर, टीचर्स डे के लिए भी आपने शायद कुछ एक वीडियो बनाया है। हाँ, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत देशमुख ने बनाया है।
प्रशांत सर, आप वो हाँ, प्ले करने वाले हो? है मेरे पास, ये कर लेता हूँ। ओके। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर लॉक कर देता भी पास है। हूँ। हेलो, थैंक यू प्रशांत जी। हेलो ऐश्वर्या मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस यस सर। हाँ सर। अ, अ, गणेश सर को और प्रशांत सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। दोनों ने इतने अच्छे पहला वाला भी जो एकेडमी का वीडियो बहुत ही सुंदर है, और अभी जो बात का टीचर्स डे का वीडियो है दैट वाज टू ऑसम। बहुत सारे लोगों को इसमें देखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। मैं आज के हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर हेमंत कलिता सर, उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। हेमंत कलिता सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी आसाम में। सर का पोस्ट ग्रेजुएशन है वो टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है, महाराष्ट्र से। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में 11 साल से ज़्यादा है। सर पीजी गाइड है। और सर का जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में पहले से ही है, और उन्होंने इस विषय में अपना इंटरेस्ट कायम रखते हुए बहुत अच्छा काम अपने कॉलेज में भी कर रहे हैं, करते रहेंगे ऐसी आशा करती हूँ। आज का उनका जो इस सिंगल लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है वो इसी विषय से जुड़ा हुआ है। जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फैक्ट्स ऑफ साइटोपैथोलॉजी एंड इन ऑन्कोलॉजी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन इन आयुर्वेदा। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही अलग ऐसा टॉपिक है। तो हेमंत कलिता सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। Thank you, Aishwarya ma'am. So, is it audible? यस सर, यस सर, Is it audible? Yeah. यस।
Okay, so good evening to all. Today, on this auspicious day of the Teachers' Day, first of all, I want to pay my gratitude to all the teachers of this group. I want to pay homage to all my teachers who have taught me to this level. Now, firstly, uh, I want to thank Pawan sir, Atul sir for giving me this opportunity. Next, I want to thank Dr. Aishwarya Ranade ma'am who had chosen me to speak in this platform in front of these great stalwarts of Rognidan. Today, I would like to present my topic, that is the basic fact of cytopathology in oncology and its Ayurvedic interpretation. So, the aim of our today's presentation, whatever I want to say something to you, that is to study the basics of the cytopathology in oncology, and second, to interpret the findings of the cytopathology in Ayurveda. Now, why I have chosen this topic, that I want to say something regarding this. That means all of we are acquainted with this pathology subject in our subject of Rog Nidan. So we are acquainted with some of the part of cytopathology also in our first paper of our Rog Nidan, where we are teaching to our students like the cellular adaptation, cell injury and all. Now keeping on those basics only, and moreover we are also dealing with the subject of neoplasia or oncology. Now dealing with all those topics, whatever were related to our course and curriculum of the UG, I have tried to something come out from the books to the laboratory, that is to the practical experiences of all those things, whatever we study in the books, and those study of those basics can you apply in our practical life, and that is the aim, to study the basics of the cytopathology in oncology. And second thing, lot of the time that every Ayurvedic doctor, whatever, whoever we are have to deal with some of the reports of the cytopathology and histopathology. Many of the times patients come to us with some reports. They want some treatment for cancer and all. They put the report to us, and at that time we read the report. And when you read the report, then it becomes a thing that how can you interpret those languages, what is written on the report, in our language. So we'll try to just interpret the findings of the cytopathology in Ayurveda. Now at the beginning, just I want to say something, that whatever the interpretation and findings in cytopathology in Ayurveda, whatever I have tried and I just want to propose to all of you, doesn't mean that this is the thing only. This is my interpretation only. So this is the beginning of this era. So there should be a group discussion. There should be always these types of seminar where there should be interaction. So I would like to request all of you to just give your view regarding whatever your view regarding any kind of interpretation can you do in this cytopathology section. So coming to the basics, what is cytology? All of you know, cytology is a branch of diagnostic medicine that deals with the study of the individual cells or the tissue fragments. Now here, one I want to say that cytology is an important branch of medical science, where actually it's a very confined subject actually, and where only the cells are studied. And little tissue fragments are also studied, but only the cells are studied, that are spread on a laboratory slide and are stained appropriately. And in contrast to the cytology, the cytopathology is a branch of pathology that study and diagnose diseases by the evaluation of the cellular changes that happens to the cell. So whenever there will be any kind of cellular changes, there will be disease. And when we try to diagnose the disease, then definitely the part of cytopathology that come to us. Now, when the word cytopathology that come to us, then definitely one word that always come to us, then what is histopathology? So there is some differences between this histopathology and cytology. No doubt they are said to be the sister concern. One is the sister of other, one is a brother of other. So, but they are a little bit different actually. Now, what is the basic difference between histopathology and cytopathology?
The first of all, cytopathology deals with the changes with the nucleus and cytoplasm of the cells. It deals with only with the cell, and whenever there is a cellular changes, there will be change in the nucleus, there will be change in the cytoplasm. That is confined to only with the cell. Now, when it comes to histopathology, it deals with the structure of the tissue. This is in a broad form. Histopathology deals with the not only with the cells, with the surrounding structures, everything. So this is a broad phenomenon, and this is a very confined phenomenon, this cytopathology. Now, uh, cytopathology and histopathology, on the other hand, if you contrast that, histopathology, the evaluation that begins with a tissue biopsy, or it may be more invasive and traumatic. You had the patient have to be, sometimes it may have to be hospitalized, or sometimes it is not possible in OPD basis. It's a process that actually needs some procedure. But on the other hand, cytopathology, it's a very, very simple process. There are so many processes by which cytopathology can be done. One of the thing that FNAC, we know, fine needle aspiration cytology, where only a small needle is been inserted, and the cells, whatever this is aspirated, or any kind of a fluid and all. It's a simple one that can be done in a common, simple laboratory. No need to go for any kind of a sophisticated setup of laboratory. A simple laboratory where the cytopathology easily can be studied. And the thing, the third, what I have not mentioned over here, the cytopathology is as simple that the staining process and is very simple, and you can observe the cell and you can get an early report. But histopathology is a little bit a longer process. It needs really take times to have to get the report. There you have to go for a blocking, then all this staining process and all. It takes time. All of you know, 5, 6 days, 7 days, it may take time to get a report for histopathology. But cytopathology report can be, we can deliver report in a single day only. So there are so many advantages, and no doubt you cannot compare this cytopathology with histopathology. Histopathology is a mass for diagnosis of cancer, but still we can say there is just differences over there. Now what is the role of the diagnostic cytology? The role of the diagnostic cytology, first of all, the diagnosis and the management of the cancer. This is the one and only important thing why cytology is being studied actually. So whenever we think of any kind of a tumor or any kind of a neoplasia is there, then definitely the onset that comes to whether this is a cancer or whether this is a benign lesion. So in that sense, the first idea for us that we can go for a cytopathology. And so that's why diagnosis and management of the cancer. But in contrast to that, we have to think of that this is whether this is a adjuvant to histopathology. Already I have mentioned that along with histopathology, cytopathology is necessary. Then sometimes for preliminary diagnosis of the cancer, this is one of the very important onset. Preliminary diagnosis, that means we know whenever there is a metaplasia, there is an anaplasia and all. Then before coming to the stage of the cancer, there are lots of stages are there, carcinoma in situ. So a early diagnosis is very important for the prevention of the cancer. So whenever we want to make an early diagnosis, and definitely the role of preliminary diagnosis method like cytology is very important. Cytology can give us an idea whether the patient might be suffering from any cancer or not. So this is a very simple process. It can be done and you can save your patient. Sometimes primary, it can be used as a primary methods of diagnosis also. You did not have to go for any histopathology like the breast tumor and all. Whenever you are dealing with any breast tumor, cytology, that means FNAC is sufficient for the diagnosis. Sometimes primary methods of diagnosis, it can be done. Detection and diagnosis of clinically silent and early cancer. So all these are where the diagnostic cytologies are used. But above the cancer also, there are some other that it also gives the identification of the benign tumor. Then intraoperative pathologic diagnosis, that also gives diagnosis of the non-neoplastic inflammatory condition. Not necessary that cytopathology will be dealing with only with the cancer or benign tumor. It can also give us some information of the non-neoplastic or inflammatory condition. Certain specific infection, wherever so many patients are suffering from, say, leukorrhea and all, and that in that case, if you go for a pap smear and the pap smear shows what happened, that this parasitic infection of Trichomonas vaginalis. So that is a parasite, but we can diagnose only by the methods of this cytology. So it also gives us the idea about the specific infection, like
in case of say acid-fast bacilli, which is causing for the tuberculosis, that can be also diagnosed by FNAC. So these are the things that specific infection also can be studied also by diagnostic cytology. Cytogenetics, assessment of the hormonal status of the woman, that is also can be done by cytology method. Then identification of the cell origin. All this can be one of the major important diagnostic criteria for cytology. But here in today's presentation, I have just make a concise, because our topic is about the oncology. So when we study about the oncology, I have just skip out some of the part, like diagnosis of the specific infection, diagnosis of the non-neoplastic inflammatory condition, cytogenetics. I have skip out of all these things. I have just make out the point for the diagnosis of the cancer, and it may be a malignant or it may be a benign. So let us go forward. Now coming to the topic of oncology, always the word comes a neoplasia. This is a very, very popular topic for all of us, because it is included in our Rognidan first paper, that is neoplasia. So when you do these types of classes, this is the most famous definition you can see in Horst-Mahon pathology: a mass of a tissue formed as a result of abnormal, excessive, uncoordinated, autonomous, and purposeless proliferation of the cells, even after cessation of the stimulus of the growth which causes it. I know I'm not going to describe all these things, all of you know. So this is the definition of the neoplasia. Then this is what about the basic structure of a tumor. Actually, the basic structure of the tumor, you can see there is two main parts. One is the parenchyma, another is the stroma. So now this is the parenchyma. This is parenchyma. These are all the parenchyma. These parenchymas are made up of some of the cells over here, and these cells are it may be many types of cells are there. We are going to discuss all these things. And the second thing is there is a supporting structure. That the supporting structure is the stroma. These are the stroma, and these stroma are made up of some neoplastic. It may be host derivative, non-neoplastic. It may be connective tissue. It may be blood vessels. It may be some other thing. मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं स्टूडेंट्स को कभी पढ़ाता हूँ तो ये क्या चीज होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिकेट बॉल हमको मालूम है, क्रिकेट बॉल का जो अंदर एक छोटा बॉल रहता है, क्रिकेट बॉल का अंदर एक छोटा बॉल रहता है, और उसके बाहर में उसका कवरिंग रहता है. जो बाहर का जो कवरिंग है वो स्ट्रोमा है, और भीतर जो है वो पेरेन्काइमा. So this is what the basic structure we can understand. So whenever we are going for any cytopathology study, so definitely the structure of the parenchyma and the structure of the stroma have to be studied, because they can only give us the better idea of what type of tumor it is. Now, whenever we concern about tumor, then definitely one word that comes to us, that tumor are of two types. Neoplasia is of two types. One is a benign, another is the malignant. So whenever we consider about all two this type, then definitely we have to think about what type of origin of this tumor it is. The origin of the tumor, it can be of parenchymal, it can be of mixed variety, and over the parenchyma it may be of two types. One may be epithelial, one may be the mesenchymal. This is a chart. This is available in the book. I am not going to discuss all these things. Only 2-3 here names, common names just I want to say. If it is of a epithelial origin, benign variety, it can be called as squamous cell papilloma. If it is a malignant, it is called as squamous cell carcinoma. That's all. It may be transitional epithelium, it may be glandular epithelium, it may be basal cell layer. So these types of different types of epithelial cells are there, which can give different types of tumor. And on the other hand, the mesenchymal tumors are different types: adipose tissue, fibrous tissue, cartilage, bone. They give different types of tumor. Some may be benign, some may be malignant. Okay. So the nomenclature of all these tumors, are actually are done according to the origin of from where the tumor is originated. So this is available in the book. Now, what is the parameter of the cytopathology? Now, whenever we have to study a cytopathology, three basic things are very important for all of us. That means a good clinical history is important. Then clinical finding, a very good clinical finding is very, very necessary. And thirdly, this is the microscopic finding, whatever we want to see it on the microscope. But
it's not like that. A good cytopathologist actually, he used to use all these three parameters very judiciously, because clinical history gives us a very good idea about what type of tumor it may be. What type of tumor? So say, as for example, a rapidly onset tumor is definitely a sign of a malignant. Slowly growing is of a benign. So these all are the small things that we know from our text. Then the clinical findings are also very important. We have to see the margin, we have to see the border, we have to see the consistency, we have to see the temperature of all these things. So these clinical findings also gives us so many ideas. So irregular margins are definitely, we suspect that it might be a case of a malignant one. Okay, round and ovoid are definitely, we can say those are a benign variety. So these clinical findings are very important. Clinical history are very important. And after we get all these two, history and finding, then only we try to see what is the finding. Although the third, this is the microscopic finding, this is the most important, but this microscopic finding have to be correlated with the clinical history and the clinical finding. Most of the times we doesn't get any clue from the microscopic finding, then we may have to give the diagnosis from the clinical history and the clinical findings. Now, what are the branches of the cytopathology? Now, actually, there are two main branches of cytopathology. One is the exploitative cytology, and the second one is the interventional cytology. Now, exploitative cytology, how we do the exploitative cytology are done by some process. These are the process by which exploitative cytologies are done, like scraping, like brushing, like washing, like body fluid examination. The scraping process is a very popular process. That is a examination of the pap smear. That is the cervical pap smear. This is a scraping process. Then brushing process are also the gastrointestinal, so oral cavities, any kind of tumor are there that are done by brushing. Washing means any kind of, say, bronchial wash. All these things can be used for cytopathological study. Urine cytology is also very important. Sometimes urine, it is malignancy for any prostate or any bladder, urine cytology is very essentially important. And body fluid like peritoneal fluid, ascitic fluid, all these things are examined. And all these are the process of cytology which comes under the exploitative cytology. The second one, this is the interventional cytology. So interventional cytology, this is the fine needle aspiration cytology. This is a process where the needle is inserted and the tissue or the cell is being aspirated and it is studied. So these are the branches of the cytopathology. Now, before going to this, let us go with some of the basics, as the topic is that to study the basics of the cytopathology. Whenever we have to know about the basics. So these are the little small sum of the cells I had come to, I had just want to show to all of you that these are the cells generally we see in our cytopathology practices. Now, this actually, these are all the epithelial cells. Both are epithelial cells, that these are the benign varieties. These are all benign varieties of the epithelial cell. They are all flat cells having the small pinotic nuclei are there. They are all small minotic nuclei. These are squamous epithelial cell, and these squamous epithelial cell are, these are taken from the cervix. Sorry, these are taken from the cervix. These are taken from the cervix during a pap smear, and these are all normal looking cells. This is the superficial squamous epithelial cell. This is the pink color, and this is the intermediate squamous epithelial cell. And likewise, you can get basal, parabasal, all these are normal looking cells. And these types of cells actually, when we do for a pap smear, they are diagnosed to be, if they are not any kind of a neoplasm, they are not diagnosed as cancer, they are diagnosed as NILM. NILM is actually the word which has been actually postulated by one system that is called as Bethesda system. They have called that this is called as negative for intraepithelial lesion for malignancy. So NILM stands for negative for intraepithelial lesion for malignancy. Now this cell, when it turns to malignancy, this cell, when it turns to malignancy, they look like something like this. You can see all these nucleus, they are enlarged. The nucleus are enlarged. They are something pretty looking something different, no? But
So this transformation is from the same type of cell in the pap smear only. So this is the epithelial cell, they can transform like this. So both are epithelial. So these types of cells are commonly we seen in cytopathology. Then the columnar epithelial cell, so likewise, this is a ovoid type of nucleus. This is a ovoid nucleus. This is columnar epithelial cells lying on one of the base of the cell, and they may be available in all the glandular parts of the body, like the some of the respiratory tract, like the gallbladder, and it can be also lie in the uterus, also in the endocervix. So this is a photograph I have taken. These are the cells, columnar epithelial cells. They are from the endocervix, and in between the endocervix and ectocervix. So these are the columnar epithelial cells. They are look something like this tall cell having a ovoid color nucleus. Now, when they turns to malignancy, they look like something like this. They're pretty different. They look like different. These are very common things we see in cytology. Then cubital epithelial cells. These cubital epithelial cells, these are centrally placed nuclei. They are centrally placed nuclei, and these are available in all the many parts of the body, like breast and all, like thyroid. So these cubital epithelial cells, when they turn into malignancy, benign is something look like this, and when it is malignancy, it look like this. Then this is the basal cell. Basal cells are found in the skin. This is the benign variety, and the left hand side, this is the malignant variety. This is the cells from a bone tissue. Bone tissue, this is a benign variety. I just have an overlook. This is the benign, this is the osteoblastic cells. Now when it becomes a malignancy, this is the osteosarcoma. They look like something like this. Now these are the smooth muscle cells. Smooth muscle cells, this is, I have taken from a sample of a tumor from the uterus actually. So these are all smooth muscle cells. They are spindle sapate cells. Spindle sapates, long cells, or elongated cells are there. These are all benign variety. When they turn into malignancy, they look like this. These are the skeletal muscle cells from the muscles, striated muscle cells. These are benign variety, and when it comes to the malignancy, they seems to be something like this. Similarly, the nerve. This is the neurofibroma. This is a benign one, and when it comes to a malignancy, the schwannoma, that is a malignancy. Now, after looking like this gentleman is on some queries. Now, actually, he's having some lots of question in his mind. I think what type of question is in his mind, let us see. So what he's thinking that how a cell is described in Ayurveda, and how cytopathology is described in Ayurveda. Second, how the language of cytopathology can be interpreted in Ayurveda. And can we try evidence-based practice in Ayurveda? I think this is some of the logical questions actually, whatever comes to everybody. So सिर्फ ये मेरे मन में ये विचार आया, ऐसा बात नहीं है, शायद सभी लोगों के बीच में ये सब मन आता है। तो ये सब हम लोग को पढ़ के क्या फायदा होगा? हम लोग का तो कुछ काम, मतलब दूसरा है, हम लोग का डायग्नोसिस प्रोसेस अलग है, तो मॉडर्न के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो अगर इस प्रकार का हम लोग का क्वेरीज है, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर्स हम लोग को निकालने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा श्लोक आप लोगों के सामने लाया है। तो आप लोगों को मालूम है, वेरी फेमस श्लोक फ्रॉम द चरक सारिस्थान 7 नंबर चैप्टर, जैसे शरीर वस्तु परमाणु भेद अपरिसंख्या भवन्ति अति बहुत्व अति सूक्ष्म अति इंद्रिय अति त्वचा संयोगे विभागो परमाणु कारणं वायु कर्म स्वभाव। इट्स वेरी फेमस श्लोक। नाउ actually this slok, why we had come to this is actually the concept of it brings out the concept of a cell. Now a cell is a very minute one, so this is a very minute one, and it are very innumerable. You can say 17 trillion type of cells are there in a human body. So aparisankhya bhavanti ati bahutvat, so ati sukshma ati indriyat. So these are all can be classified that whatever the cell we know, that means it has been described in somewhere in Ayurveda in this language. So I think this look, whatever we come to approach, I think we can go for a diagrammatic presentation. This was actually Charak had mentioned. Charak ने इसी को ही बोला था परमाणु,
जो आज हम लोग इस भाषा में हम लोग सेल बोलते थे और उसके अंदर में कुछ कुछ डाल देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है इसके अंदर में, we have got cytoplasm is there, we have got a cell membrane is there, we are getting all other endoplasmic reticulum, all these cytoorganelles are over here. So this is not like that cell is not described. Cell is described in Ayurveda, but somewhere the language is different. Now regarding the physiology of the cell, how a cell is function, it has been mentioned in Sushrut Saristan. Now what it is mentioned that Shukra Sanita Garbhastha Prakriti Vikara Samursita Garbham iti uchyate. तो ये गर्भ का जो एक्सप्लेनेशन मतलब आयुर्वेद में बोला है, गर्भ को हम लोग आयुर्वेद में जाइगोट बोलते हैं, मतलब गर्भ को हम मॉडर्न लैंग्वेज में जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट इज ए टाइप ऑफ अ सेल ओनली, एंड दैट सेल हु गवर्न्स एक्चुअली द सेल्स तेन अवस्थित वायुना विभर्जित, that means it is being divided by the vayu, teja evam pachati. That means all the metabolic activities is done by the tej. Apa kledayanti, that means apa dhatu is responsible for confluences, and prithvi sanghanti, that is compactness of everything of the cell is been mentioned by Prithvi Mahabhut. Akasa vivirdhayate, that is all the space, that is the hollow spaces will be mentioned by the Akash. So this actually governs the physiology of the cell. And if we consider this sloka to a particular diagram, I have just hypothetically think that this is the part actually we can understand that this is the cell, the nucleus and the cell membrane. These are the two compact things what we see inside the cell. The nucleus is a compact material having a nuclear membrane, and the cell wall, this is also a compact thing. So it maintains the integrity of the cell. So I think this nucleus and the cell membrane is made up of Prithvi Mahabhut. And the liquid portion, that is the cytoplasm, the liquid portion, that is the cytoplasm, this is can be considered as the apadhatu. Then the mitochondria can be where it is called as the powerhouse of the cell, which is responsible for all the power generation, energy generation, all these things, metabolic activities can be considered as the Agni. Where Agni resides, not consider where the Agni resides. Agni resides in the mitochondria. Ribosome where Agni is reside, and the vacuoles, whatever, that is the Akash. So if this is the concept of the cell, what we can correlate in Ayurveda, so and this is Vayu, which is responsible for division of the cell. So the differentiation, हम लोग जब न्यूप्लेजिया का जब हम लोग मतलब एक्सप्लेनेशन करते तो वहाँ पे बोलते कुछ सेल है वेल डिफरेंशिएटेड, कोई है डी डिफरेंशिएटेड, कोई है पोरली डिफरेंशिएटेड. तो ये डिफरेंशिएशन का जो लैंग्वेज है, एक्चुअली दिस इज द लैंग्वेज इन आयुर्वेदा, दिस इज डन बाय वायु. सो वायु विभर्जित, इसीलिए बोला है कि वायु का काम है जो 1 से 2 को करना है, 2 से 3, 3 से 4. दिस इज द सेल डिवीजन इज responsible for in the cell by the vayu. So the 7 dhatus, all of you know. So the 7 dhatus here, rasa, rakta, majja, asti, majja and shukra, all these are the cell. Actually all of this is a well established thing for all of us, that rakta means RBC, mamsa means this one, meda means adipose tissues. So I consider that all these tissues, all these cells are made up of what? All these tissues and all these cells are made up of some dhatus. All these tissues and cells are made up of some dhatus or some paramanus. So this all tissue structure, it is also mentioned in Ayurveda. Tissues are also mentioned in Ayurveda. So it will be in a other name. We have considered the 7 types of tissues are there. No doubt in modern, there are many types of tissues are there. So I think the concept is behind all those tissues are being confined in 7 dhatus in Ayurveda. So this is one of the famous श्लोक. सभी बच्चों को हम लोग यही बोल देते हैं कि व्याधि का डेफिनेशन बोलो. हम लोग पूछते तो लड़के लोग तो ये आराम से बोलते थे, विकार धातु वैषम्यम संयमम प्रकृति उच्यते. सो ये जो श्लोक है यहाँ पे, ये श्लोक तो हम लोग का रोग निदान के लिए बहुत ही फेमस श्लोक है. किसी भी बच्चों को अगर BMS पास करना है तो ये श्लोक बोलना ही है हम लोगों को. लेकिन मैंने यहाँ से एक चीज ही दिखा है कि ये श्लोक का जो एक वर्ड है धातु वैषम्यम, जो धातु वैषम्यम संयमम प्रकृति उच्यते. तो धातु वैषम्यम आज के दुनिया में, आज का लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? आज का लैंग्वेज में अगर उसको धातु वैषम्यम बोलना है
तो इस प्रकार का एक डायग्राम जो हमारे सामने जब आता है कि एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है, उसका जब सेल इंजुरी होता है, व्हेन सेल इंजुरी ऑकर्स इन दैट सेल, it transform, it changes. What are these changes? It can be atrophy, it can be hypertrophy, it can be hyperplasia, it can be metaplasia, it can be dysplasia. So this is a transformation. So transformation means, so धातु वैषम्यम हो गया, तो इसमें क्या है, जो धातु जो सेल है उसका वैषम्य हो गया, सो ये विकार धातु वैषम्यम हो गया। तो इस प्रकार का जो धातु वैषम्यम होता है तब क्या हो जाता है, उसमें व्याधि उत्पन्न, उसमें रोग उत्पन्न होता है। सो इन मॉडर्न ऑल्सो वी नो दैट वेन एवर देयर इज ए सेल इंजुरी, दे ट्रांसफॉर्म। सो द ट्रांसफॉर्मेशन, it can be atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia, causing the origination of any disease. So this is the cellular adaptation, concept of cellular adaptation. It is also indirectly mentioned somewhere in Ayurveda. Now this is the presentation from my point of view. मेरे विचार से मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि धातु वैषम्यम ही साइटोपैथोलॉजी है। सिर्फ साइटोपैथोलॉजी नहीं, इसमें हिस्टोपैथोलॉजी भी आता है। सो हम अब आज का डिस्कशन के सीमित अगर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि धातु वैषम्य is the cytopathology only. Now we will just go to discuss about the branches of the cytology. So these are the branches of the cytology already I have mentioned. One is the exploitive cytology, another is the interventional cytology. So what is the exploitive cytology? So exploitive cytology, this is the study of the cells that have been shed or removed from the epithelial surface of the various organ. So here what happened, the cells are being shed from the epithelial surface of the organ and they are being studied. Now what are the process by which these are being shedded? For the sedation, these are the process. Number one, this is the scraping. For the scraping, the one and only very good example is the pap smear. This is a cervical pap smear, and the cervical pap smear is being taken with the help of a spatula from the cervix. The cervix from the spatula, it is being through a valsellum. The cervix is being open, and with the spatula there is a scraping. There's an anti-clockwise scraping is being done from the cervix, and from there the material is being removed. तो cervix का कौन सा part से ये scraping करना है, तो हमको यहाँ पे देखना है. This is the area. This is the area. This is the area. This is the area. This is the in between the ectocervix and the endocervix. Ectocervix and endocervix का बीच का जो area है, sorry, बीच का जो area है, this is called as the transformation zone. This is called as the transformation zone. So from the transformation zone, actually what happened, the pap smear is being taken. Why it is taken from the transformation zone? Because on that area only what happened, there is a transformation. That means the cubital cell, cubital epithelium cells, already I have mentioned, the cubital epithelium cell is on the endocervix. From the endocervix, they come to the transformation zone, and there what happened, the cubital epithelial cell is transformed to the squamous epithelial cell. So there what happened during this transformation, what happened, there may be cell injury, and for the cell injury there may be formation of any kind of a tumor. So you know the cervical cancer is one of the most commonest cancer throughout the world. So every female have to actually it is very necessary to do a pap smear after 40 years of age. After 40 years of age, why it is necessary? Because there is always a hormonal changes that occur in every individual. So during these hormonal changes, there is always a wear and tear over that part. So I think the beginning is that there may be tumor, and whenever there is a tumor, no one will not know if there is any happening of. But the only pap smear is the only test which can give you a diagnosis of a detection of early cancer. So pap smear are taken from that area. This is a very simple process, not a very complicated process. You can do anywhere in your clinic, in your laboratory. You need only 2 or 3 instruments, it can be done. Then the urine cytology. Urine cytology process, all of you know, urine we are doing in our laboratory, the microscopic examination. Sometimes what happens, microscopic examination is not sufficient. If you want to detect some
pathology from the bladder, from the any kind. So you are suspecting any kind of a bladder cancer. More important is a bladder cancer. So there a urine cytology is very, very necessary. This is a, after the urine examination, a urine cytology is helpful. Here also it is simple one. The urine is being centrifuged, and from the centrifuge deposit, the cytology study is being done. Then for any kind of a say tumor that arises in the buccal cavity, from the buccal cavity, this brushing process is very easy. So by the help of a brush, any kind of a epithelial cell can be shed out, and this can be spread in a microscopic slide, and it is being examined. Then this is the bronchial wash. Bronchial wash, sometimes bronchial wash is necessary. So from the bronchial wash also the aspirated fluid is being studied. Then the examination of the body fluid. This is one of the very common investigation for pleural effusion, for pericardial, for peritoneal effusion, whatever. We want to know the exact cause of the effusion. So it may be that sometimes maybe due to malignancy. So when you suspect for it may be due to malignancy, you advise for fluid cytology for malignancy. So the fluid is the same way. The fluid is centrifuged, and after the centrifuge, the deposit is being withdrawn, and from the deposit, a slide is prepared and studied for the cytology. Now, second is the interventional cytology. The most famous one, that is the nowadays very popular one, fine needle aspiration cytology. This is a very, very simple process and a very, very quite important process in the cytology. Now, this is the definition. This is the technique where the material is obtained from any organ by inserting a needle. And if you suspect any kind of a tumor, just it may be superficial, it can be deep. Okay. So the needle is been inserted with a 22 gauge needle is necessary. A 22 gauge needle can be inserted with the help of a 10 ml or 20 ml syringe, and it is being aspirated, and the material is being. So by two types this FNAC can be. One is the superficial one, and sometimes it may have to be done under USG guided. So this is the process. I am not going to describe. That means you have to fix the tumor by one hand and insert the needle, and with the help of a negative pressure, you have to aspirate the as many as sample whatever can from the tumor. Now, then after the aspiration, whatever the material we get, we have to go for a smearing. So the smear is all of two types. One is a direct smearing, some are indirect smearing. Direct smearing means the smear is being directly put on the microscopic slide and it is being made a smear, just like the FNAC. From the FNAC, only the smear is being taken in a slide and it is being made. And sometimes from the pap smear, no problem. From the cervix, the material is aspirated and it is a smear is prepared. But sometimes this is not possible, like urine, like body fluids. So those all are, you cannot make a slide like that. For those, some indirect smearing method, just now I have mentioned, that means urine or body fluid, they have to be, first of all, they have to be centrifuged. After centrifuge, the deposit is being separated, and that those deposit, one part of the deposit is being put over the slide and it is smeared. So this gently, after you have to prepare the slide with the help of a spreader, just like a simple process is there, just like the smear is prepared over the spreader, and another slide of the material is gently drawing the second slide on it. So this is the process. Now the fixation is done by two ways. One is the air dry fixation, second is the alcohol fixation. For some sample like FNAC and all, the air dry fixation is necessary. And for some smear, wet smear like pap smear, like urine cytology and all, this alcohol fixation is necessary. So you have to decide what type of fixation is necessary. So sometimes you may do a air fixation and sometimes you may do a alcohol fixation. For alcohol fixation, immediately the slide have to be dipped in a 95% alcohol. Immediately you have to dip. For that, if we want to go for a
alcohol fixation smear, if it is delayed, no, there may be distortion of the cellular distortion of the cell. So immediately you have to put it. Now the staining process, there are actually three main staining process. One is a Papanopoulos staining. What is the staining for we do for Pap smear? HNE staining mostly we do for all histopathological sample, and a Romanowski staining. This is the one May Grunwald Zimsa staining. This is called, popularly this is called MGG staining. This MGG staining is used for FNACs. Particularly the FNACs are being stained on MGG staining. And you may do a Leishman stain, you may do a right stain. This is the procedure I have written over here. I'm not going to mention all these things. So in short, there are two types of staining. One is a Papanopoulos staining. It is used for Pap smear, and for like wet smear, these Papanopoulos stainings are done. And for dry smear, these MGG staining are used. Now, after the smear is prepared, after it is being stained, it is the time to observe it under microscope. Now, when to observe it under microscope, this is the most important, how to observe it under microscope. The lenses of the microscope have to be used very judiciously. We know there is, the eyepiece is having two lenses. One is a low power, is a high power. Objective is having two lenses, low power and high power. First of all, the slide have to be observed under low power, that is under the 10x. A very good observation have to be done under 10x, and after that, the high power, that is the 40x, have to be used. Now, what we see under the microscope, ये हमारे बीच में हम लोग क्या दिखता है हम लोग को microscope में. So when we see it under microscope, first of all, we have to look it under low power. When we observe it under low power, that is under 10x, we observe these three things. And these three things are the vital pillars of the cytopathology study. That means cellular arrangement, cellular features, and background. These three are very important, and these three we have to understand these three separately, and this gives us the pillars of the cytopathology. Now, what is this cellular arrangement? What is the cellular features, and what is this background? So microscope में हम लोग को ऐसा दिखता है. हम 10x में जब हम लोग मतलब लो पावर में जैसे हम स्लाइड को डाल देते हैं माइक्रोस्कोप में अंदर में, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है हम लोग को. तो ऐसा अगर दिखाई देता है तो हमको क्या दिखाई देता है? तो फर्स्टली हमें तो सेल्स दिखाई दे रहा है. ये तो डेफिनेटली ये सेल्स है. ये तो सेल्स है. ये तो सेल्स है. ये डेफिनेटली हमको सेल्स दिखाई दे रहा है. लेकिन ये सेल्स के साथ साथ एक चीज हमें देखना है कि ये सेल्स कैसा अरेंज है. ये ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हैं, तो ड्राइंग रूम में जैसे हम लोग का सोफा है, तो सोफा है, हमारा पास टेबल है, सेंटर टेबल है, तो हमको इसको कैसे अरेंजमेंट करते हैं, तो कुछ उस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं जैसे कि सुंदर दिखता है, और वो अरेंजमेंट के साथ में हम लोग का लग जाता है कि ये घर बहुत सुंदर है. तो यह भी ऐसा है कि ये दिस अरेंजमेंट आर वेरी वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट. सो दिस द अरेंजमेंट, एंड दिस इज द थर्ड वन. दिस इज द बैकग्राउंड. This is the third one. This is the background. हेलो. हेलो. हाँ सर. आपकी आवाज नहीं आ रही सर पूरी. हाँ. So are you facing some problem in presentation, sir? 1 minute. Yeah, it's हाँ कुछ नहीं आ रहा. 1 minute. Could you hear me, all of you? Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes sir, we are hearing. Yes, sir. Just a second. The screen is gone, I think. Hemant sir, you maximize it. That's why it is stuck. You have to first minimize it and then it will run regular. Okay. Yeah. Now go to screen presentation. Yeah. Resume. Yeah. Don't go to maximize it, neither it will stop. बहुत अच्छा होता है. रिज्यूम स्लाइड्स उससे भी चल जाएगा. हाँ सर. Yeah, this was I think okay.
सर रिज्यूम स्लाइड शो किया तो भी Yes, चलेगा। yeah. Slides, may I go to slide show? Okay, sir. ओके No, ओके now close it Yeah, down. yeah, sir. Now close that and Okay. restart. हाँ Yes. सर Yeah. स्लाइड शो करो ऑटोमेटिक हाँ. रिजॉल्व होगा. Yeah, it's okay, I think. Yes. Okay. So this was, Now go for furthermore. yeah. So this is the arrangement, whatever we know. So these arrangements are very essentially important for all us to know. How the cells are arranged. We get so many diagnoses of these types of things. We get so many diagnoses, diagnosis from this arrangement only. Then the background. No, the background is also as important, because in a drawing room, we know that the sofa is there, the center table is there, and we know the wall color, the colors of the wall, how they are. So with these things, this background means what is inside, what is in the background. So three important things basically we have to understand. Now, regarding the cellular arrangement, so these are the points that have to be come to our mind. This is the cellularity, then nature and origin, sheets, clusters, single cells, then patterns. Some patterns are described. Now what are these actually? ये किस प्रकार का arrangement है? तो ये arrangement हम लोग एक एक करके अगर हम थोड़ा discuss करते हैं हम लोग. So first of all, we have to see what is the cellularity. So this cellularity is very important. This cellularity is very important. Sometimes this gives us so many good ideas. Actually, on our left hand side, a benign lesion is there, and on the right hand side there is a malignant lesion. So how do you understand the cellularity? Always the benign lesion having a low cellularity, and the malignant lesions are very very highly cellular. The malignant lesions are very highly cellular. So यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफी कम है. इस यहाँ पे जो सेल्स है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे दिखा बहुत सेलुलरिटी है, बहुत सेलुलर है. तो ये सेल्स जो होता है, तो cells, these cells are makes us a diagnosis that which one is benign and which one is malignant. So this is one thing from which we can understand which may be benign, which may be malignant. Second is the nature and origin. The nature and origin also is very important. On our left hand side, this is an example of a reactive lymph node. This is a reactive lymph node. This is a simple phenomenon that occurs in any lymph node. It may be due to infection or it may be due to any other reason. What we have observed that, okay, it is very simple. It is from a lymph node. So the generation of the lymphoid, it generates from the lymphoid follicle. So all the cells from the lymphoid cells will be available. Like here you can see all the generation of the lymphocytes are there. Lymphocytes, centroblasts, centrocytes. You can observe it over here. Centroblasts, centrocytes, we can observe it over here. But on the right hand side, we can see the same lymph node. Yeah, on the same lymph node, we have seen that there are some big cells. What are these big cells? These big cells are not from the lymph node. These big cells are not from the lymph node, means they are aliens. Aliens मतलब ये दूसरा देश से कहीं से आया. They are foreigners, no? So we come to our mind that definitely this is a metastatic lymph node. So these types of ideas make us understand that which one is a metastatic or which one is somewhere origin. So nature and origin of a particular particular sample is very, very essentially important. Then the arrangement, then it's the sheets of the cell. Some cells appears like this sheets. So some epithelial cells, they appears like this. On the left hand side, I have given one picture of, this is a fibroadenoma of the breast. So the fibroadenoma of the breast, that is a benign lesion of the legs. So from the breast, you can see all these cells are here. There's epithelial cell, myoepithelial cells are there. All these cells are closely packed. They are closely packed, and when they are called as closely packed, in the language of cytopathology, it is called as cohesive. They are cohesive sheets. So when it is a cohesive sheets, so this is defined as a benign lesion. But on the other hand, the same tissue from a breast, on your right hand side, this is a duct carcinoma of the breast.
you see it is also a sheets, but there is no cohesiveness. Every cells are separated. Every cells are separated. Now when these cells are separated, हमको एक अंदाजा आ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मेलिग्नेंसी हो सकता है, ये सो अंदर सेलुलर मॉर्फोलॉजी तक हम लोग गया ही नहीं, ऊपर से देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ये कोहेसिव नहीं है, डिसकोहेसिव है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दिस इज ए मेलिग्नेंसी. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर. देन this is one example of the seeds. Again, it is from a pap smear. This is a pap smear. This is closely packed cells are here. So इसे हम और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि हम हाइपरप्लेजिया जो बोलते हैं उसका भी एक एग्जांपल है. सो इस प्रकार का यहाँ पे है. नाउ कमिंग टू द क्लस्टर्स, कुछ सेल्स ऐसा क्लस्टर्स फॉर्म में आता है. तो इस प्रकार का जो क्लस्टर सेल्स आता है उसका भी डेफिनेशन हमको मिलता है. जैसे कि एक ही एग्जांपल मैंने लिया है कि कंफ्यूजन ना हो. On the left hand side I have taken, this is a mesothelial cells in the ascitic fluid. एक ascitic fluid में इस प्रकार का सेल्स हमें दिखाई देता है. तो ये जो सेल्स है ये आपको दिखाई दे रहे एक 2D अपीयरेंस है, 2 डायमेंशनल है. तो है तो क्लस्टर्स लेकिन ये 2 डायमेंशनल है. तो ये देख के हमको पता लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेलिग्नेंट नहीं है, ये बिनाइन लेशन कुछ हो सकता है. लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड उसी एसाइटिक फ्लूइड का हमने देखा, these cells are all in a clusters, but these clusters are having a 3D appearance. The 3-dimensional appearance are there, and these 3-dimensional appears in sometimes in the cytopathology is to call as a Mulberry appearance. It's called as a Mulberry appearance. So इस प्रकार का appearance देखते ही हम लोगों को लग जाता है कि this is a malignancy. This is a malignant mesothelial cells in the ascitic fluid. So only by see. Then again, one example of the clusters. These clusters is seen in pap smears. This is the columnar epithelial cells. अभी मैंने बोला था उसको endocervical cells भी बोलते हैं. तो ये clusters ऐसा आता है जिसका एक appearance बोला जाता है honeycomb appearance. मधुमक्खी का जो honeycomb का जो ये होता है उस प्रकार का है honeycomb appearance. So ऐसा अगर honeycomb हमको दिखाई देता है तो हमको लगता है कि ये कोई problem नहीं है, endocervical cells ऐसा ही रहता है. Then some cells can arrange as a single arrangement. They are not in clusters. They are not in any kind of sheets. So इस प्रकार का सिंगल सेल्स अरेंजमेंट भी कभी कभी हो सकता है. जैसे कि एक बढ़िया एग्जांपल लिया है मैंने नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा. ये जो भी स्लाइड्स है हमारा, ये इस प्रकार का पेशेंट्स हमको मिलते रहते हैं साइटोपैथोलॉजी में. सो नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा का एक एफएनएसी किया था हम लोगों ने, उसी से ये फोटो लिया गया है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए कोई क्लस्टर्स नहीं है, कोई शीट्स नहीं है, ये सिंगल पे है. तो ये सभी जो है इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है, सभी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है. तो इस प्रकार का है. तो नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा का साइटोलॉजी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसे. देन सिंगल सेल अरेंजमेंट का और एक अरेंजमेंट है मेटास्टेटिक लिम्फ नोड है. यहाँ पे देख लीजिए ये सभी जो बिग सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ा वाला सेल्स है, ये दीज आर ऑल सम ऑफ द मेटास्टेटिक सेल्स. लेकिन ये अकेले है, कोई क्लस्टर्स में नहीं है, कोई शीट्स में नहीं है. देन द पैटर्न. नाउ ये पैटर्न इतना अच्छा है कि अगर साइटोपैथोलॉजी अगर स्टडी करते हैं हम लोग, कुछ पैटर्न देख के हम लोग को लग जाता है कि ये कौन सा बिनाइन होने वाला है, कौन सा मैलिग्नेंसी होने वाला है. तो ये पैटर्न पिकुलर पैटर्न है, इसको पेपिलरी पैटर्न बोलते हैं. तो ये पेपिलरी पैटर्न आर जस्ट लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये 5 उंगली के जैसा लगता है. सो माइक्रोस्कोप में लो पावर में हम लोग इस प्रकार का पैटर्न हमको दिखाई देता है. और ये पैटर्न देखने के बाद हमको एक तो अंदाजा आ जाता है ये पैटर्न किस में आ सकता है. ये हमेशा आता है ऑल ग्लैंडुलर सेल्स में. तो ग्लैंडुलर सेल्स में जहाँ पे एडिनोकार्सिनोमास हो सकता है वहाँ पे इस प्रकार का सेल्स आता है. ये मैंने एक लिया है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. सो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा इज वन ऑफ द एग्जांपल, but it's not necessary that it will this will be seen only in papillary thyroid carcinoma. It can be seen in any other also. In ascitic fluid examination किया. ये तो FNAC का स्लाइड है, लेकिन अगर हमने एक एसाइटिक फ्लूइड का एनालिसिस किया, एसाइटिक फ्लूइड का एनालिसिस करने के बाद अगर इस प्रकार का एक पैटर्न का सेल दिखाई दिया तो हमको डाउट होना पड़ेगा कि यहाँ ये मेलिग्नेंसी हो सकता है. कहाँ का मेलिग्नेंसी? दैट मीन्स ओवरिन ट्यूमर. ओवरिन ट्यूमर का जो मेलिग्नेंसी उसकी वजह से एसाइटिस होता है. तो वहाँ पे पेपिलरी पैटर्न दिख के हमको आइडिया आ जाता है कि ये मेलिग्नेंसी हो सकता है. सो पैटर्न्स आल्सो गिव्स अस लॉट्स ऑफ आइडियाज. नाउ दिस इज वन पिक्यूलियर पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द स्टैगहॉर्न पैटर्न. ये पैटर्न देखने के बाद दूसरा देखने का जरूरत नहीं है. ये पैटर्न एक ही चीज में आता है, दिस इज फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट.
ब्रेस्ट का जो फाइब्रोएडिनोमा होता है, फाइब्रोएडिनोमा पर मतलब उसका स्मेयर एफएनएससी से लिया जाता है। लो पावर में इस प्रकार का पैटर्न हमको अगर दिखाई देता है तो लगभग 80% 90% हमको कंफर्म हो जाता है दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए मैलिग्नेंसी, दिस इज ए बिनाइन वन, दिस इज ए कॉल्ड एज अ स्टैगहॉर्न पैटर्न। नाउ this is again a pattern, this is called as a Eckener pattern। इस Eckener pattern को कहाँ दिखाई देता है? ये भी एडिनोकार्सिनोमास में दिखाई देता है। कुछ एडिनोकार्सिनोमास में ऐसा सर्कुलर होके ऐसा दिखाई देता है Eckener पैटर्न। तो इस प्रकार का पैटर्न भी हमारे सामने आ जाता है, तो ये भी हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। तो फिर ऐसा पैटर्न भी आ सकता है हमारे पीस में। किस प्रकार का पैटर्न? जिस पैटर्न में हम लोगों ने देखा है कि ये न्यूक्लियस ऊपर मैंने देखा है कि इंटरलेसिंग बंडल्स मतलब ये दो ग्रुप्स ऑफ सेल्स रहता है, ऐसा खड़ा हुआ रहता है, मतलब लाइन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पैलिसेडिंग। बीच में एक गैप होगा जिसको ए न्यूक्लियर जोन बोलेगा, इसके बाद और एक न्यूक्लियर का और एक जोन रहेगा। तो इस प्रकार का पैटर्न भी कभी कभी दिखाई देता है। तो ये दिखाई देने से हम लोग को कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये कहाँ आता है? दिस सीन इन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जहाँ पे होता है इस प्रकार का पैटर्न आता है। तो ये लगभग हम लोग लो पावर में अभी तक कुछ ना कुछ देख के मतलब आइडिया ले रहा है कि कौन सा बिनाइन हो सकता है, कौन सा मैलिग्नेंसी हो सकता है। ये बिनाइन वेराइटी है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर का। फिर ये तो बहुत ही फेमस है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। इस प्रकार का जो ग्रेनुलोमा होता है तो एफएनएसी में देखने के बाद हम लोग को डायग्नोसिस आ जाता है। कैसे पता लगता है कि ग्रेनुलोमा है? सर्कमस्क्राइब लेशन है, सर्कुलर है, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि साइड में ये these are called as modified macrophages. These modified macrophages are called as epithelioid cells. These epithelioid cells are elongated vesicular nuclei, लंबा वेसिकुलर न्यूक्ली होता है, और इसके साथ में इसमें क्या रहता है? लिम्फोसाइट्स रहता है। सो एक सर्कमस्क्राइब लेशन आ जाता है। वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कहाँ होता है? डेफिनेटली ग्रेनुलोमेटस लेशन इन ट्यूबरकुलोसिस। सो ऐसा एक पैटर्न देखने के बाद हमको 95% हम तो कंफर्म है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। इसका अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो और सेलुलर डिटेलिंग पे जाना है और इसका एएफ भी करना है, तो इस प्रकार हम करते हैं। Then after this means we have seen about the cellular arrangement. ड्राइंग रूम का अंदर आने के बाद हम लोगों ने सोफा वगैरह देख के तो अच्छा लगा, चलो ठीक है, अभी बैठ के देखता हूँ मतलब सोफा कैसा है, मतलब ठीक है या नहीं है, उसका कैसा है। तो इस पे हमें अभी क्या करना है, हमको जो 10x का जो मतलब है उसको चेंज करके 40x का लेंस आपको लेना है। On the 40x, that means we have to see the cellular features. Now what you see in the cellular features, you see two types. One is the nuclear features, second one is the cytoplasmic features. Nuclear features and cytoplasmic features have to be seen on the 40x. Now the very good important information we'll get it from there. Now we'll study that is the nuclear features. What are the points that have to be found on the nuclear features? Nuclear size, nuclear shape, position of the nucleus, NC ratio, chromatin pattern, prominent nucleoli, mitotic figure, tumor giant cell। ये सभी जो चीज है हम लोग BMS में पढ़ाते रहते हैं। न्यूप्लेजिया का जो चैप्टर है वहाँ पे ये सारा का सारा पॉइंट वहाँ पे दिया गया, साइटोमॉर्फोलॉजी ऑफ मैलिग्नेंट सेल, ये सारा का सारा पॉइंट। लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज हमको अगर स्लाइड में जाने से कैसा दिखता है, ये आपको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सो न्यूक्लियर साइज, शेप, इस प्रकार का अगर देखना है तो ये डायग्राम है, तो हमको सभी लोगों को पता है कि ये किताब में है ये डायग्राम, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द कैंसर फॉर द साइटोमॉर्फोलॉजी किस प्रकार का होता है। मींस देयर विल बी चेंज, दैट मींस द बेसल पोलैरिटी, देयर विल बी लॉस ऑफ द बेसल पोलैरिटी इन कैंसर, देयर विल बी प्लियोमॉर्फिज्म, देयर विल बी हाई एनसी रेशियो, देयर विल बी एनाइसोन्यूक्लियोसिस, देयर विल बी हाइपरक्रोमेटिज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियलाई। ये जो भी पॉइंट्स है मतलब जो किताब में लिखा हुआ है, तो स्लाइड में कैसा दिखता है हम लोगों का। तो ये पढ़ते पढ़ते एक श्लोक याद आ जाता है हम लोगों को। ये बहुत ही सिंपल श्लोक है, आप लोगों को पता है, मुझे इतना बोलना जरूरी नहीं। चरक सूत्र स्थान से लिया गया है, जहाँ पे वायु का कर्म बताया गया है, वायु का गुण, आत्म गुण बताया गया है।
तो ये वायु का आत्मगुण जो है यहाँ पे श्रंस भ्रंश व्यास संग भेद साध हर्ष तर्ष कंप चल तोद व्यथा चेष्टा, जो भी यहाँ पे जो भी वायु का गुण बताया गया है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अगर लेके जाते हैं तो किस प्रकार से होता है देखते हैं। इसका थोड़ा सा मतलब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से निकाला है कि श्रमस का मतलब है लूजनेस, भ्रंश का मतलब है डिसलोकेशन, व्यास का मतलब है एक्सपांशन। ये आप लोगों को सब लोगों को पता है। These are some of the explanation is been given in the book. Now let us see over here. Nuclear size and shape. पहले हम लोगों ने बोला we have to discuss about the nuclear size and shape. Now on the right hand side, on the left hand side, you have seen this is a pretty normal slide of a fibroadenoma of a breast taken from a FNSC sample. From a FNSC sample, we have find out now all these cells are all they are having a equal size and equal shape. Now they are equal size and shape. They are very evenly distributed over here. So this is okay. Now on the right hand side, we can see the cells. They are not equal. They are having variation in the size and variation in the shape. So variation in the size and the variation in the shape, we call this is called as pleomorphism. And this pleomorphism can be of two type. One is cellular pleomorphism, another is the nuclear pleomorphism. कहाँ मिलता है हमको this type of pleomorphism? एक ही टिश्यू में बता रहा हूँ. राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेस्ट का ही फाइब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, ऑन द राइट हैंड साइड उसी ब्रेस्ट का डक्ट कार्सिनोमा है. वहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ वेरिएशन इन द साइज एंड वेरिएशन इन द शेप. सेकंड वन उसी का ही एग्जांपल और आगे लेके जाता हूँ. एक पेप्समियर लिया है मैंने. वहां पे देखा कि नॉर्मल सर्वाइकल पेप्समियर में हम लोगों को यहाँ पे कुछ सेल दिखाई दे रहा है, सुपरफिशियल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स. वहां पे दिख रहा है कि छोटा छोटा न्यूक्लियस है यहाँ पे. तो उसी का एक पेप्समियर राइट हैंड साइड में देखा, यहाँ पे प्री कैंसरस एक स्टेज है. वहां पे देखा है कि ये जो सेल है सब इरेगुलर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई न्यूक्लियस कभी बड़ा है कभी छोटा है. दिस इज प्लियोमॉर्फिज्म, जिसको हम आयुर्वेद में ऐसा बोल सकता है. मैं अभी ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर इसको डायरेक्टली देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें व्यासन और संकोचन हो गया. मतलब ये न्यूक्लियस कभी बढ़ गया कभी छोटा हो गया, मतलब व्यासन और संकोचन. माइक्रोस्कोप में अगर हमने देखा, अगर मॉडर्न हमको कुछ भी नहीं पता, हमने सिर्फ माइक्रोस्कोप देखा, लेकिन हमारा नॉलेज आयुर्वेद का है, तो हम इसको देख के प्लियोमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वायु का व्यासन और संकोचन हुआ, जिस वजह से यह धातु में कोई परिवर्तन हुआ है. सो इस प्रकार का एक परिवर्तन हमको दिखाई डेफिनेटली देता है ये एक प्री कैंसरस स्टेज में. सो यही एक चीज हमको अगर 40x में एक एक न्यूक्लियस को अगर हम लोगों ने देखने के लिए कोशिश किया तो वहां पे देखा ऑल दीज न्यूक्लियस आर इरेगुलर, दे आर नॉट रेगुलर. नाउ दिस इरेगुलर न्यूक्लियर बॉर्डर इज a very good information that this is a malignant cell. This is a malignant cell. This irregularity can be described, okay, but in अगर हम, इसीलिए मैंने कलर अलग, अगर येलो पोर्शन को हम देखेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या देखना है, हमने देखा है कि ये बॉर्डर ये जो है ये मतलब प्लेन नहीं है, ये रफ है. तो रफ का मतलब क्या है, ये खरा है, रुक्षा है. सो खरा एंड रुक्षा इज डेफिनेटली फाइंड आउट ओवर हियर. दैट मींस बात का कोई ना कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियर जो चेंज हुआ है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस क्या होता है, खरा या रुक्षा हो गया. Then we think of the position of the nucleus. Normally what happens, a cell is on the basal side. So the basal is on the basement membrane. So if it is on the basement membrane, this is a normal size. Now whenever the slide, whenever to any kind of stimulus injury, what happened, the nucleus can change. Now when the nucleus changes from the basement membrane, this is called as loss of basal polarity. So the loss of basal polarity is one of the typical finding of malignancy. So loss of basal polarity, यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को दिखाया है कि कुछ आप लोगों ने देखा है कि there are lots of the cells which are attaining on the basement membrane, and there are some cells which coming to the center. So ये क्यों होता है? मेरे ख्याल से यही एक वायु का ही काम है.
जहाँ पे श्रमस और भ्रमस बोला है, जहाँ के लूजनेस हो सकता है। श्रमस का मतलब है लूजनेस, भ्रमस का मतलब है डिसलोकेशन, मतलब ये लूज होके डिसलोकेशन हुआ है, इसी वजह से वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से छोड़ के आगे तक आया है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस यू कैन फाइंड। यहाँ भी है हमको बोलना है कि ये वात का ही कुछ काम है जिस वजह से ऐसा होता है। दिस इज सेम। देन the nucleocytoplasmic ratio, this is a very important thing. All of you know that in the diagnosis of the cancer, this plays a very, very important role. Generally what happen in this is actually I have taken one example of a pap smear actually. इस पेप स्मीयर में हमको स्क्वामस एपिथेलियल सेल दिखाई दिया और स्क्वामस एपिथेलियल सेल में यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल है। तो एक्चुअली ये जो राइट हैंड साइड में देखा है कि 35 माइक्रोमीटर ये का साइज का एक न्यूक्लियस है जिसको इंटरमीडिएट स्क्वामस एपिथेलियल, दिस इज ए नॉर्मल वन। तो 35 माइक्रोमीटर का ये जो साइज का जो न्यूक्लियस होता है, ये अगर कभी कभी बढ़ जाता है, ये बढ़ने से क्या होता है, इसका 3 गुना बढ़ सकता है। इट में इंक्रीज अप टू 3 टाइम्स और इट में इंक्रीज मोर देन 3 टाइम्स। व्हेन इट इज इंक्रीज अप टू 3 टाइम्स, दिस इज टुवर्ड्स द एबनॉर्मलिटी। सो that is a diagnosis, atypical squamous cell of undermined significance, that is called ASCUS. So ASCUS, this is atypical squamous cell of undermined significance, जहाँ पे दिखाई दिया कि न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और इससे भी आगे जाएगा तो और एक आता है, दिस इज LSIL, दिस इज कॉल्ड एज लो ग्रेड स्क्वामस सेल इंट्राएपिथेलियल लेशन, दिस इज मोर देन 3 और इससे भी आगे जाता है जो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर पे नहीं है, दिस इज कॉल्ड HSLI, दिस इज हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेशन। सो ये न्यूक्लियर चेंजेस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमको बोलना है कि ये दिस हैव ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल हैव बीन ट्रांसफॉर्म टू ए मैलिग्नेंट सेल। तो ये कॉमनली एक पिक्चर है, हमने देखा है कि ऑन द नॉर्मल साइड लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ नॉर्मल सेल, यहाँ पे छोटा छोटा न्यूक्लियस है, पाइनोटिक न्यूक्लियस है। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दे आर लूजली कोहेसिव मेटाप्लास्टिक सेल विद इंक्रीज NC ratio, द न्यूक्लियस इज बीन इंक्रीज, द न्यूक्लियर साइज इज बीन इंक्रीज। सो व्हेन द न्यूक्लियर साइज इज इंक्रीज, इट इज बीन कन्वर्टेड टू malignancy. Now how do we understand here? This is also one example here. Now how do we understand here? This is the high NC ratio. आयुर्वेद में हम कैसे बोल सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं अपना तरीका से मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे हमने बोला था कि ये न्यूक्लियस ये पृथ्वी धातु का आधिक्य है और ये साइटोप्लाज्म में अप धातु का आधिक्य है। तो यहाँ पे जैसे मॉडर्न वालों ने बोल दिया कि हाई NC रेशियो, हम आयुर्वेद वाले भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाई पृथ्वी इज तो अपर रेशियो, मतलब पृथ्वी धातु का जो पार्ट है वो ज्यादा हो गया और अप धातु का पार्ट जो है वो छोटा हो गया। एक्चुअली नॉर्मली 1:5 रेशियो में रहता है। द नॉर्मल रेशियो ऑफ NC रेशियो इज 1:5, लेकिन जब एक कैंसर की तरफ जाता है इट मे इंक्रीज अप टू 1:1। सो आयुर्वेद में हम लोग ऐसा इसको बोलना मतलब ये ठीक नहीं होगा, दिस इज द करेक्ट थिंग व्हाट एवर आई हैव सेड, दिस इज मेरा थिंकिंग है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बहुत सारा खोज होना पड़ेगा। सो हो सकता है कि ये पृथ्वी धातु का मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है जिसके वजह से यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस ज्यादा बढ़ गया है। सो एक डायग्नोसिस है, अभी मैंने बोला था LSIL, दिस इज लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेशन। This is a precancerous stage that is found in a cervix. Now another, the same example of the NC ratio also can be understood in other languages. Here also the nucleus has been increased. The cytoplasm you can see small cytoplasm nucleus is increased. Now that can be also understood under the Vata Atma Gun Vyasana. Vyasana के वजह से क्या होता है, जो expansion होता है, so वायु की वजह से expansion हो गया, जो nuclear component ज्यादा बढ़ गया, तो न्यूक्लियर कंपोनेंट ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से ऐसा हाई NC रेशियो दिखाई दे सकता है। फिर क्रोमेटिन पैटर्न पे आता है, तो एक्चुअली नॉर्मल जो भी नॉन मैलिग्नेंट सेल्स आता है वहां पे न्यूक्लियस का कोई भी क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई नहीं देता है। नॉर्मली हम लोग का जो कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वहां पे न्यूक्लियस का कोई भी क्रोमेटिन विजिबल दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर वो विजिबल क्रोमेटिन दिखाई देता है तो इस प्रकार से देता है, अगर क्रोमेटिन दिखाई देता है तो डेफिनेटली हमको बोलना पड़ेगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब मैलिग्नेंसी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये नॉर्मल पेप स्मीयर है
ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज ए कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, वहाँ पे क्रोमेटिन का मटेरियल बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने सोचा है कि इसको आयुर्वेद में हम लोग कैसे बोलेंगे। मुझे बोलना है कि हमको तो आयुर्वेद में क्रोमेटिन वगैरह पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट क्रोमेटिन, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये जब हम लोगों ने सेल देखा, देखने से ऐसा तो जरूर दिखाई देता है कि ये सेल में कुछ ना कुछ पोरोसिटी आ गया है। जो सेल में जो पोरोसिटी आ गया, सो मतलब छेद के जैसा मालूम देता है, तो उसको हम लोग आयुर्वेद में सुशिर बोलते हैं। जो सुशिर इज वन ऑफ द आत्मगुण ऑफ वायु। सो वायु के वजह से ऐसा हो गया, तो ये दिखने में तो सुशिर ही लगता है। क्रोमेटिन मॉडर्न वाले बोल दिया, हमको क्रोमेटिन का कंपैरिजन करना नहीं है, हम बोलेंगे कि वातक कर्म सुशिर है। सो अनदर है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। Normally, in a benign lesion, you don't see any nucleoli. No nucleoli is seen. Only the nucleus is seen. So, in a benign neoplasm, this is a fibroadenoma of the breast. Again, the same example I have taken. No nucleoli is seen on your right hand side, but on your left hand side, but on your right hand side, a malignant neoplasm, you can see the nucleoli can be visible. The nucleoli are visible, and these nucleoli are visible. This is not mentioned anywhere in Ayurveda regarding the nucleoli, but we can say this type of structure is mentioned in Ayurveda, and these types of structure is mentioned in Ayurveda. This is again the sushira. That means due to vayu, the porosity occur in the cell. So that's why microscope में मुझे जो दिखा है, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने से ऐसा ही बोलूंगा कि मेरा लैंग्वेज में अलग हो सकता है, जो मैंने देखा ये सुशिरा है। तो ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई का एक एग्जांपल है, दिखाई दे रहा है आपको, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है। तो दिस इज अ टर्म ऑफ ए मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी में से प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई दिखाई देता है। देन माइटोटिक फिगर, जनरली व्हाट हैपन, a benign lesion does not show any mitotic figure. Now, whenever this abnormal mitotic figures shows, abnormal mitotic figure, तो ये जितना भी पिक्चर्स है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, these are all abnormal mitotic figure। तो abnormal mitotic figure कहाँ दिखाई देता है? कोई भी malignant सेल में, कोई भी malignant सेल में यहाँ पे abnormal mitotic figure दिखा है। सिंपल सा बात है, आयुर्वेद में हमको बोलना है कि वायु का ही काम है, बात का काम है, जिसे वायु विवर्जिते बोला है। सो वायु उसको डिवीजन करेगा, जितना डिवीजन होगा उतना ही उसका माइटोटिक फिगर्स होगा। सो मैलिग्नेंसी is definitely. Then giant cell, tumor giant cells. So benign lesions on your left hand side, on your right hand side, this is a malignant lesion. Whatever we say giant cell, what is giant cell? पहले हमको जानना है what is giant cell. Giant cells is actually the macrophages, they combine together and make one cell. When 3 or 4 macrophages they combine together and make one cell, that cell is called as giant cell. So this giant cell have a particular look. That is, they are on the left hand side. This is a giant cell. This is from a benign lesion. This is from a giant cell tumor, from a fibrocytoma. I think this is a benign lesion. On your right hand side, this is also a giant cell, but that giant cell is a peculiar giant cell. This is a malignant giant cell. This is a Rich-Steinberg cell that is found in the Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma में ऐसा एक बाइलोब वाला, जिसको आउल एपीरियंस बोलते हैं, आउल एपीरियंस, जो उल्लू का जो 2 आंखें होता है उसी वजह से उसके जैसा दिखता है यहाँ पे, जो आउल एपीरियंस, दिस इज बाइलोबेड, दिस इज ए सेल, दिस इज कॉल्ड एज ए Rich-Steinberg cell. So Rich-Steinberg cell अगर दिखाई दिया एक lymph node का FNEC में, हमको दूसरा कुछ सोचने का जरूरत नहीं, ये क्या है? This is called as a Hodgkin's lymphoma. Then after the nuclear feature, then you have to go to the cytoplasmic features. For the cytoplasmic features, 3 things are important: relative amount, quality and content, shapes and definitions. So सेम यहाँ पे आता है उल्टा, यहाँ पे हम न्यूक्लियस का बात नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म का बोलेंगे। रिलेटिव साइटोप्लाज्म अमाउंट यहाँ पे बहुत कम हो गया, यहाँ पे देखिए इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो गया। तो सेम बात यहाँ पे भी हमको बोलना है कि पृथ्वी और अपर रेशियो जो है उसका अप धातु का रेशियो थोड़ा कम हो गया। सो ये कहाँ पे मिलता है इस प्रकार का थिंग?
जैसे LSAL में मिलता है, एक दूसरा एग्जांपल है HSIL is high grade squamous intraepithelial lesion. This is a pre-cancerous stage found in the cervix in pap smear. So इस प्रकार का न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है, तो इस प्रकार का न्यूक्लियस देखने से हमको कैंसरस स्टेज डायग्नोस कर देते हैं। लेकिन है क्या एक्चुअली चीज, इसमें हमको बोलना पड़ेगा कि अपधातु का पोर्शन कम है, साइटोप्लाज्म का पोर्शन कम है। Then relative amount of cytoplasm can be also studied over these oxyphilic cells. इस प्रकार का ऑक्सीफिलिक सेल्स हमको कुछ टिश्यूज में मिलता है, जैसे कि थायराइड में मिलता है। यहाँ पे भी देखिए काफी है साइटोप्लाज्म का प्रोपोर्शन, इसमें उल्टा है, साइटोप्लाज्म का प्रोपोर्शन ज्यादा है न्यूक्लियस से। सो इस प्रकार का सेल्स भी हमको दिखाई देता है। वन एग्जांपल, नाउ दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एज the cytoplasm content. Now what is the cytoplasm content? Sometimes something can be deposited inside the cytoplasm. Now what are the deposition? And these depositions are, these are the keratin substances. Now these keratin substances, how they deposited? Whenever a cell is continuously under some cell injuries, when continuously under cell injuries, then what happened, there is some certain deposition of the keratinized material into the cell, and it transforms the cell to hornification. So ये ज्यादा हम लोग का स्किन का जो लेयर है वहां पे दिखाई देता है। तो स्किन लेयर में अगर ऐसा केराटिनाइज सेल दिखाई देता है तो दिस इज नॉर्मल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाम में होता है, सोल में होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा ही सेल अगर हमको दूसरा, जैसे कि ये यूटेरस का एक मतलब पेप्समियर है, तो वहां पे तो नहीं होना चाहिए, तो लेकिन क्यों हुआ है? तो ये इसीलिए हुआ है कि कंटिन्यूअस इरिटेशन कुछ है, जिसके वजह से ये देखिए ये मेलिग्नेंसी की तरफ जिप गया है। दिस इज टुवर्ड्स अंडर मेलिग्नेशन, यहाँ पे जो न्यूक्लियर का साइज है वो बड़ा हो गया, तो ये न्यूक्लियर मेलिग्नेंसी की तरफ भी गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल में साइटोप्लाज्म भी डिपोजिशन हुआ है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। देन द साइटोप्लाज्म कंटेंट, कभी कभी इस सेल के अंदर पे जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ दिखाई दे सकता है, जैसे कि वैक्यूलेशन दिखाई दे सकता है। ऐसा एक्सेस वैक्यूलेशन अगर कभी दिखाई दिया तो डेफिनेटली दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये वैक्यूलेशन किस वजह से होता है? आयुर्वेद में हमने बोला है कि आकाश महाभूत की वजह से होता है, जहाँ पे बिबिर धीयते बोला है, आकाश महाभूत की वजह से बिबिर धीयते वैक्यूलेशन होता है। ये एग्जाम्पल हमें कहाँ पे मिलता है? एक रीनल सेल कार्सिनोमा में, एक रीनल सेल कार्सिनोमा में इस प्रकार का एक एग्जाम्पल मिला। ये उसी का है, ये एक स्लाइड है जहाँ पे हमको साइटोप्लाज्म देख के ही हमको डायग्नोसिस हो जाता है कि ये हाँ ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। साइटोप्लाज्म में वैक्यूलेशन आ गया है, साथ में देखिए न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया है। सो all thing come, the nucleus is increasing, the cytoplasm is getting vacuolated, so this is turns to malignancies. Then cytoplasm inclusion, there may be some granular inclusion, सब कभी कभी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेनुल ऐसा इंक्लूजन हो सकता है, जैसे कि हमको मालूम है यूसोनोफिल, हमको मालूम है यूसोनोफिल, बेसोफिल, वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंक्लूजन है हम लोग का, फाइन ग्रेन्यूल्स, कोर्स ग्रेन्यूल्स हमको दिखा। यहाँ पे एफएनएसिस में भी ऐसा कभी स्लाइड अगर हमको मिला जहाँ पे साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ ग्रेनुलर मिला, तो ये ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुलर हो गया, तो ये इस प्रकार का जो थिंग है, ये दिस इज टर्निंग टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी, दिस इज टर्निंग टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए हार्टेल सेल कार्सिनोमा। हार्टेल सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है? थायराइड में होता है। तो थायराइड का एफएनएसी अगर जब हम करेंगे तो थायराइड एफएनएसी में हार्टेल सेल कार्सिनोमा इज नॉट अनकॉमन, दिस इज कॉमन। कैसे डायग्नोसिस होता है? सेलुलर फीचर्स, न्यूक्लियर फीचर्स तो हमको देखना ही है, न्यूक्लियर का जो साइज बड़ा हो गया, इरेगुलर है, वो तो देखना ही है, साथ में ये भी देखना है कि साइटोप्लाज्म में इस प्रकार का ग्रेनुलर फीचर्स आ गया है। देन दिस इज वन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखा है कि ये जो भी सेल है, ये सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया। तो ये बड़ा सा जो वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया, ये बीज में देख रहे हैं, दिस इज वैक्यूलेटेड सेल विथ मार्जिनल पेरिफेरल न्यूक्ली। न्यूक्ली को पुश करके एक साइड में लेके गया, तो न्यूक्ली को पुश करके एक साइड में जब लेके गया, ये एक अपीयरेंस हो गया जिसको बोलते हैं कि सिग्नेट रिंग सेल। सिग्नेट रिंग कहाँ पे मिलता है? हमको सब लोगों को मालूम है, मलेरिया में मिलता है सिग्नेट रिंग। तो उस प्रकार का ये अपीयरेंस है सिग्नेट रिंग सेल। कहाँ मिलता है हमको? एडिनोकार्सिनोमा और लाइपोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा में फैट टिश्यू का जब मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है,
लाइपोसार्कोमा। तो FNAC में इस प्रकार का एक बहुत साइटोप्लाज्म में बहुत बड़ा वैक्यूल और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी तक पुश करके देता है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द साइटोप्लाज्म। हेमंत सर, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो कैन वी कंक्लूड द सेशन लिटिल अर्ली? अच्छा, okay, I will just finish it up within 5 minutes then. Yes, thank you. So due to lack of time, just I want to conclude. So this is the cytoplasmic Hemant shapes. sir, Yes sir. how Hello many sir. slides remaining, yaar? No, I will Sir, how complete. many slides remaining? Some No slides. way, sir. How many slides? 1 minute sir. इस I think 20 slides है और फिर मैं ज़्यादा थोड़ा सा skip कर दूँगा। नहीं सर, इस slide should be just fastly overlooked. मुझे लगता है इसको Just कंटिन्यू करना overlook. चाहिए। The session is very good, so that it should be The session continued. is very good actually, and हाँ sir, no slide should be escaped. We are very well interested. I actually agree कि session is really very good. Everybody wants to listen it. If everybody permits, then we can continue it for like 10 more minutes. Yes sir. Yes ma'am. Yes ma'am. It should be continued, madam. Yeah madam, it should be continued with regular speed. Hemant sir, go on. सर हेमंत I will सर just try. कर लीजिएगा। Okay, I will. अगर मैडम का परमिशन है तो कंटिन्यू कर दीजिएगा। Okay, thank you sir. Thank you sir. बोलो हेरी, क्वेश्चन का। प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सर। की हुए सर ना ये तेरी की हुई है। पावर पॉइंट इज रिटायर्ड नाउ। हेलो सर, वो आप साइड पे क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है सर। क्लिक हुआ है, हाँ बाजू में वो ब्लू दिख रहा है ना, वहाँ पे वही चलो। सर ब्लू एरिया पे क्लिक कीजिए, पीपीटी के ब्लू एरिया पे ब्लैक, क्योंकि वो आपके एडिट मोड पे चला गया पीपीटी। हाँ ठीक है। So this is the cytoplasm. I just want to quote that this is also one of the things that we have to see in our cytopathology. That means the cytoplasm sometimes seems to be something changed from its normal to abnormal position. So we know the definition of metaplasia, transforming from one type of cell to the another type of cell. This is an example that is transforming one after another. This is an example of metaplasia. Now this is another example of the metaplasia where the cells are being transforming. That means ये जो transforming है, मतलब ये cytoplasm यहाँ से जो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भाग रहा है, मतलब it is moving, no? And this moving can be, we can consider ये वायु का जो चला गुण है उसके वजह से हो सकता है कि ये moving के जैसा लग रहा है, cytoplasm जैसे कि भाग रहा है. This is one example. Then this is also a classical example where the cytoplasm had transformed to a spindle-like shape. तो स्पिंडल शेपेड सेल्स के जैसा ट्रांसफॉर्म हो गए. सो हमको कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियर देख रहे हैं, बहुत ही हम लोग का ऐसा डार्क कलर न्यूक्लियर है. तो ये स्क्वानोमा है. दिस इज ए वेराइटी ऑफ द नॉट सेल मैलिग्नेंसी. देन हम लोग का बैकग्राउंड है, हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को देखना चाहिए. Cystic background, inflammatory background, necrotic background, myxoid background, other background. These are some of the common examples मैंने देखा है. सिर्फ सेल्स देखने से हम लोग को नहीं होता है, हमको बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बैकग्राउंड से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हमको मिलता है. जैसे कि ये सिस्टिक बैकग्राउंड है. ये सिस्टिक बैकग्राउंड को अगर हमको देखना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे कुछ मैक्रोफेजेस मिलते हैं, जैसे कि बबलिंग मैक्रोफेजेस, जिसको सिस मैक्रोफेजेस बोलते हैं. तो ये सिस मैक्रोफेजेस अगर दिखाई दिया है तो हमको डेफिनेटली ऐसा 100% हम बोल सकते हैं कि ये दीज आर ऑल सिस्टिक लेशन. और सिस्टिक लेशंस का भी मैलिग्नेंसी भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी इस प्रकार का सिस्टिक लेशन कभी लिम्फ नोड में हमको मिल जाता है, कभी ब्रेस्ट में भी मिल जाता है हम लोगों को. तो ये डायग्नोसिस है. इन्फ्लेमेटरी बैकग्राउंड मतलब
जो भी स्लाइड्स है यहाँ पे हमको सेल्स तो दिखाई दे रहे, लेकिन एक चीज हमको कॉमन दिखाई दे रहा है कि पोलीमोर्फोन्यूट्रोफिल। सो पोलीमोर्फोन्यूट्रोफिल्स बैकग्राउंड में हमेशा जैसे दिखाई देते, डेफिनेटली हमको ये पता लगना चाहिए कि दिस इज ए केस ऑफ ए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कहीं ना कहीं कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जिसके वजह से ऐसा है। देन ये एक नेक्रोटिक बैकग्राउंड का एक बढ़िया सा एग्जांपल है। तो आपने देखा कि नीचे हमको कुछ सेल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा में जो है कुछ भी नहीं है, उसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेफिनेट कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर नहीं है उसको हम क्या बोलना है कि इसका मतलब पाक हो गया, इसको धातु पाक हो गया, धातु का डिस्ट्रक्शन हो गया, धातु पाक हो गया। ये एग्जांपल है ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस में। हमको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, ट्यूबरकुलोसिस में केसियस नेक्रोसिस मिलता है। सो ये एग्जांपल ऑफ केसियस नेक्रोसिस। सो ये नेक्रोसिस देख के ही हमको पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का डायग्नोसिस है। देन मिक्सॉइड बैकग्राउंड में ये ग्लासी अपीयरेंस होता है। ये ग्लासी अपीयरेंस, ये इसिनोफिलिक ग्लासी अपीयरेंस कोई भी मिक्सॉइड ट्यूमर, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर में ऐसा होता है। ये क्यों होता है? मतलब मिक्सॉइड मतलब म्यूसिन, म्यूकिन मतलब एक स्लिमी सब्सटेंस है जो में हम लोग बोल सकते हैं कि इट मे बी समटाइम्स कोरिलेटेड विद कफ धातु, कफ दोष। सो ऐसा एक मैंने सोचा है कि मिक्सॉइड बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं कफ के साथ रिलेशन हो सकता है। देन दिस इज ए न्यूरोफाइब्रोमा, जहाँ पे ये बैकग्राउंड से हमको पता लगता है दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रोमिक्सॉइड बैकग्राउंड। ये सेमिनोमा एक टेस्टिस का एक ट्यूमर है, जहाँ पे कैसे ये डायग्नोसिस होता है, सिर्फ ये बैकग्राउंड के ऊपर ही डायग्नोसिस, इसी बैकग्राउंड को बोलते हैं टिग्रियोट बैकग्राउंड। बाकी कुछ दिखने का जरूरत नहीं, ये बैकग्राउंड देख के ही हमको डायग्नोसिस आ जाता है, दिस इज ए सेमिनोमा। सो यहाँ से मैं 2-3 चीज आपको बता, सम स्टोरीज ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। जब मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया, इसके बाद में मेरे जब पीजी स्टूडेंट्स आए तो हम लोगों ने एफएनएससी, हम लोगों ने पेप्समियर थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। कुछ स्टोरीज है आप लोगों के सामने जस्ट शेयर करूंगा मैं। अब तक ये कुछ लिम्फ नोड्स है, यहाँ पे इस प्रकार का हम लोगों ने ऐसा मतलब रिपोर्टिंग करते हैं। एमजीजी स्टेन शोस प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स विद प्रेजेंस ऑफ फ्यू इम्यूनोब्लास्ट प्लाज्मा सेल्स, टिंगल बॉडी मैक्रोफेजेस एंड सेंट्रोसाइट। ये 2017 का एक स्लाइड है। सो इस प्रकार का लिम्फ नोड का कुछ स्लाइड है। ये एक बहुत अच्छा केस मिला था हम लोगों को, जो हम लोगों ने डायग्नोसिस किया हॉटकिंस लिम्फोमा करके। जैसे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये रीच स्टेनबर्ग सेल मिलता है यहाँ पे। सो ये रीच स्टेनबर्ग सेल डायग्नोसिस देख के हम लोगों ने इसको डायग्नोस किया था, मतलब हॉटकिंस। यहाँ पे इसका क्लिनिकल फीचर्स भी दिया है, क्लिनिकल हिस्ट्री भी दिया है, और ये 2016 में इसको हम लोगों ने डायग्नोसिस किया था। इस प्रकार का ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस हमको मिलते रहता है, जहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। ऐसा रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग वी डू। मेटास्टेटिक लिम्फ नोड्स का भी इस प्रकार का केसेस हमको मिलता है। सो आई हैव जस्ट शेयर्ड दिस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वी यूज्ड टू डू। देन सॉफ्ट टिश्यू स्पिंडल सेपेट ट्यूमर, ऐसा भी हम लोगों को मिलते रहता है। सो these are the patterns of the report that we used to do. फाइब्रोडिनोमा ब्रेस्ट, ऐसा डार्क कार्सिनोमा का ऐसा बहुत केसेस हम लोगों को मिला। डार्क कार्सिनोमा का जो केसेस का हम लोग रिपोर्टिंग इस प्रकार से, जो फॉर्मेट है रिपोर्टिंग किस तरीके से करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस का इस प्रकार का कुछ है। तो ये थोड़ा 1-2 प्रोसीजर है जिस तरीके से हम लोग करते हैं, जिसका सैंपल कलेक्शन कर रहा है, फिर स्लाइड बना रहा है। फिर ये तो पहचानते हैं आप लोग, माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा देखने के लिए कोशिश कर रहा हो क्या है क्या नहीं है। फिर ये हम लोग का साइटोपैथोलॉजी का रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ द सैंपल, क्लिनिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो रहता है हम लोग यहाँ पे डाल के इसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग। और लास्ट ईयर, ये साल पे हम लोगों ने एक इसके ऊपर पे एक पीजी थेसिस भी किया। ये थेसिस है स्टडी ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फेडिनोपैथी लाइक डिसऑर्डर एज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा विद स्पेशल रेफरेंस टू द डायग्नोसिस बाय फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो ये सब इस प्रकार का काम चल रहा है हम लोगों का। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और ये मेरा कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी, असम। आप लोगों को, सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, कभी कभी आइए असम में। हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेट है। And thank you to all. Thank you very much. Thank you so much, Hemant sir.
सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, नहीं। क्योंकि जनरली हमारा 50+10 ऐसा एक शेड्यूल रहता है, लेकिन आपका लेक्चर इतना अच्छा था कि हमारे सभी यहाँ पे जो मान्यवर और हमारे अध्यापक सभी जो ज्वाइन हुए उन्होंने भी सपोर्ट किया आपका लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए, तो सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका प्रेजेंटेशन तो इतना क्लिस्टर क्लियर था कि आपके प्रेजेंटेशन से आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपका डेडिकेशन सब पता चलता है। तो बहुत दिनों से आपको सुनने की इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई। समय हमारे पास कम था, लेकिन फिर भी जो भी आपने आज प्रेजेंटेशन दिया है दैट वाज एट पार फॉर मी, दैट वाज एट पार। और बहुत से पीजी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत से न्यू कमर्स टीचर है यहाँ पे, मेरे जैसे लोग हैं। तो ये आपका जो डेडिकेशन और पैशन है इस सब्जेक्ट के लिए, और जिस तरह से आपने इतने सालों में सिर्फ मॉडर्न की तरफ ही नहीं, लेकिन उसका आयुर्वेद के हिसाब से भी हम कैसा कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इसका जो एक बहुत अच्छा अमेलगमेशन आपने इसमें डाला है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा जान के। और सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि निदान में जनरली ऐसा काम बहुत कम होता है। तो आपका ये जो पैशन है, मैं विश करती हूँ कि ये बढ़ता ही रहे दिन ब दिन, और आपका ये डेडिकेशन और ये वर्क हमारे साइंस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा टाइम, वी आर लैकिंग इन टाइम, तो डिस्कशन आज के लिए शायद हम थोड़ा सा रोक देते हैं। फिर भी मैं वार्ष्णेय सर से पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो जस्ट एक दो मिनट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज। सर हेमंत सर, हाँ सर। very nice presentation, excellent presentation. I appreciate your nice effort on strategy. थैंक यू तो सर। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एफर्ट को डाले हैं और अपने सेटअप पैथोलॉजी को डेवलप करने के लिए हैट्स ऑफ टू योर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन टू दी सेटअप पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट। इस एरिया में कम लोग काम कर रहे हैं, तो आपके काम बहुत सराहनीय है, तो आप आगे करते रहिए इस तरह का काम। ये बहुत ही मतलब वेरी वंडरफुल वर्क, आई अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सर। आप लोग का मतलब ब्लेसिंग चाहिए सिर्फ। हेमंत सर, कुडोस टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका हेमंत सर। और सभी लोगों की बहुत एक लंबे समय से इच्छा थी आपको सुनने की, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको आयुर्वेदिक को मॉडर्न दोनों तरीके से बताया है। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपसे और अभी सभी साथियों से कि आप कृपया इस सत्र आप डिस्कशन आगे न रखें, और सत्र को समाप्त करते हुए इससे डिस्कशन आगे ग्रुप पर लगातार चलेगा। मैं रोग निदान परिषद एकेडमी के महासचिव के नाते आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और अपने सभी 256 सदस्यों की भावना आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि सर आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करिए, और समय समय पे हम आपको फिर सुनना चाहेंगे। और फिलहाल चूंकि समय की बाध्यता है, तो मैं अपने सभी साथियों से जिन्होंने अभी इतने ध्यान से सुना है, उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि वो आगे डिस्कशन इसको रहेगा, रोग निदान परिषद के ग्रुप पे सब लोग हैं, उस पे आप कोई भी क्वेश्चन और अपने कोई भी आंसर कर सकते हैं। और ऐश्वर्या जी प्लीज इसको आगे आप कंक्लूडिंग मार्क्स करते हुए, गणेश जी आप इसको जरूर। मैं एक बार फिर से हेमंत कलिता सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने उनका कोरोना ड्यूटी अभी चल रही है, उनकी कॉन्टैक्ट पेशेंट्स वो है, लेकिन इतने एक प्रेशर ड्यूटी के बाद भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, उनका एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा। तो मैं एकेडमी की तरफ से उनका हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ परमेश्वर अप्पा बैडगी सर है, गुड़तवर सर थे, कार सर थे, वाघे सर है, बहुत सारे मेरे सीनियर अध्यापक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सभी ने पेशेंटली इतने टाइम से सर को सुना है, तो ज्वाइन होने के लिए मैं एकेडमी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और कंक्लूड करती हूँ कि ये आज का सिंगल लेक्चर खत्म होता है।
Thank you very much. Thank you to all. very much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Very excellent lecture. Thank Very you. nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Especially owl eye in Hodgkin's lymphoma and spidery cytoplasma, जहाँ भाग रहा है, is word very nice explanation, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Yeah, ma'am. true. Namaskar.